हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनलिमिटेड रूट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का एक फिजिक्स का चैप्टर है जिसमें आपको मानव नृत्य के बारे में पढ़ना है। तो मानव नृत्य के बारे में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम के को दृष्टि में रखते हुए बनाया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे सवाल यहाँ से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं पर है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। क्लियर है? आगे देखते हैं कि मानव नेत्र में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। जब यह रेटिना पर प्रतिबिंब न बनकर कहीं और बनने लगता है, आगे या पीछे, उसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। यहाँ पर हमने बताया कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब जो है कि रेटिना पर बनता है, लेकिन अवस्था ढलते हुए जो है कि यह रेटिना पर न बनकर उसके आगे या पीछे बनने लगता है। जब आगे या पीछे बनता है तो उसी को यहाँ पर मानव नेत्र में दृष्टि दोष कहा जाता है। और यह दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है। पहला दूर दृष्टि दोष और दूसरा है निकट दृष्टि दोष। तो आपसे पूछा जाता है कि दृष्टि दोष को निवारण के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष के लिए आपके ऑप्शन में कभी कभी अवतल लेंस या अवतल दर्पण भी देता है। आप ध्यान रखेंगे कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दर्पण का नहीं किया जाता है। आगे क्वेश्चन आपका बन जाता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब रहा सवाल कि इसको आप कैसे याद रख पाएंगे। तो यहां पर देखिए दूर आ रहा है, दूर में ऊ आप बना के इसको बनाएंगे। दूर में दूर, दूर में छोटा ऊ आप लगा के अगर इसको बनाए ऊ, तो ऊ आ रहा है तो ऊ का मतलब उत्तल लेंस। इससे आप एक अगर याद कर पाएंगे तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए क्या करेंगे? उत्तल लेंस। तो आपसे कभी कभी इसका परिभाषा भी पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो हम यहाँ पर परिभाषा क्लियर कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर है आपको कि निकट में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो ऐसे मनुष्य में निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष कहेंगे। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि एक विद्यार्थी पिछली बेंच पर बैठा है, एक विद्यार्थी क्लास की पिछली बेंच पर बैठा है, वह ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए सवाल को आसानी से नहीं देख पाता, तो उसको किस प्रकार का दोष है? जब वह दूर का नहीं देख पाता, इसका मतलब है कि नजदीक का देख पाता है। जब नजदीक का देख पाएगा तो उसको कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। क्योंकि निकट में यही बताया गया है कि निकट की वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं आसानी से नहीं दिखाई देती, तो उसको कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। क्लियर है? आपसे कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य का जो दृष्टि न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो न्यूनतम अगर आपसे पूछा जाए, न्यूनतम
न्यूनतम दृष्टि तो यह है 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का निकट बिंदु इसको भी कर सकते हैं या स्पष्ट न्यूनतम दूरी भी कर सकते हैं। तो कितना है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अगर आपसे दूर पूछा जाता है, दूर बिंदु, मनुष्य की आंख का दूर बिंदु कहां पर होता है, तो आप बनाएंगे अनंत पर। अनंत पर मतलब इनफाइनाइट कि दूर बिंदु अनंत पर होता है। क्लियर है। तो इतने सवाल तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाते हैं। इसी क्रम में हम यह देखने वाले हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। इसी चैप्टर में है वर्ण विक्षेपण क्या होता है। आपसे पूछा जाता है परिभाषा के तौर पर कि वर्ण विक्षेपण को समझाइए या इसका परिभाषित कीजिए। तो वर्ण विक्षेपण में आप इस तरह इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह विभक्त होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है, या विक्षेपण भी कह सकते हैं इसको आप। तो प्रिज्म आप समझ पाएंगे कि कांच का एक त्रिभुज के जैसा होता है बना। तो इसमें जब श्वेत प्रकाश आप गुजारेंगे यहाँ से श्वेत प्रकाश, तो यह जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो यह जो विभक्त होने की प्रक्रिया है इसी को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। और जो यह 7 रंग की यहाँ पर एक पट्टी तैयार होती है उसी को फिजिक्स की भाषा में स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो इन 7 रंगों के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम देखेंगे कि क्या क्या है। इन 7 रंगों को याद करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड बनाया गया है जिसका नाम है विबग्योर। क्या कहेंगे आप, विबग्योर। इस तरह आप लिख लीजिए VIBGYOR। देखिए 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से नीचे चलेंगे, विबग्योर नीचे चलेंगे, ऊपर चलेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं पहले। V फॉर होता है वायलेट, VIOLET, वायलेट माने बैगनी। और I फॉर इंडिगो, इंडिगो क्लियर है, जामुनी कलर होता है। और B फॉर होता है ब्लू, ब्लू माने नीला। और G फॉर होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा होता है। और Y फॉर येलो मतलब पीला, येलो मतलब पीला। O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज कलर, नारंगी कलर। और R फॉर क्या हो जाएगा, रेड। यह आप 7 रंगों के नाम इस प्रकार याद कर सकते हैं और यह क्रम नीचे से ऊपर की तरफ। क्लियर है, विबग्योर। अब यहां से सवाल आपको कैसे बनते हैं कि बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है या किस रंग का तरंग दर सबसे कम होता है, या इस तरह भी आपसे पूछा जाता है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक या कम होता है। तो इसको समझने के लिए देखिए यहीं से आप इसको तैयार कर सकते हैं कि नीचे से यह ऊपर की तरफ गया है अगर रंगों का क्रम, तो सबसे अधिक दूरी पर कौन सा रंग है। नीचे से ऊपर की तरफ देखिए तो सबसे अधिक दूरी पर है रेड। दूरी का मतलब है फिजिक्स की भाषा में तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ कहा जाता है इसको। आपसे क्वेश्चन इस तरह बनेगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य का मतलब एक प्रकार की दूरी है यह प्रकाश में। तो तरंगदैर्घ्य किसका सबसे अधिक होगा, रेड का होगा, क्योंकि यहां से ऊपर की तरफ चलेंगे तो सबसे अधिक दूरी पर आर आ रहा है, आर फॉर रेड, जो तरंगदैर्घ्य को प्रसिद्ध करेगा। तो आपसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन बन जाता है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है, रेड का। क्लियर है, तरंगदैर्घ्य एक प्रकार का दूरी है।
क्लियर है? सबसे अधिक है, अधिक दूरी पर है, इसलिए इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि सबसे अधिक दूरी पर कौन है, रेड है, इसलिए तरंग दैर्ध्य उसकी अधिक होगी। क्लियर है? तो सबसे कम पे कौन होगा, मतलब सबसे नीचे जो होगा सबसे कम दूरी पर वही सबसे कम होगा। तो सबसे कम पर हम जाएंगे, अगर सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपका बन जाएगा वायलेट का। क्लियर? वायलेट का बन जाएगा मतलब बैगनी का बन जाएगा। क्लियर है? यहीं से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस रंग की प्रकीर्णन या किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक या सबसे कम होता है। तो आप अपने से अनुमान लगाइए कि सबसे अधिक दूरी पर कौन सा रंग हमको दिखाई देगा जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। जब प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो वही सबसे अधिक दूरी पर हमको दिखाई देगा। तो इसका मतलब इसका प्रकीर्णन क्या है, रेड का सबसे कम है। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, ये कितना कम फैलता है, तो रेड सबसे कम फैलेगा तभी अधिक दूरी तक जाएगा, डिस्टेंस तय करेगा, इसलिए प्रकीर्णन इसका सबसे कम होगा। प्रकीर्णन कम लिख सकते हैं। और जो वायलेट है यह इसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, इसलिए कम दूरी तय करेगा, तो इसका प्रकीर्णन आप लिख सकते हैं सबसे अधिक। प्रकीर्णन अधिक होगा। क्लियर है यहां तक? अब यहीं से एक क्वेश्चन और यहां बना रहे हैं हम कि इसको याद रखने के लिए आप इस तरह इसको तैयार कर सकते हैं। तरंग दैर्ध्य इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, प्रकीर्णन। इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तरंग दैर्ध्य को बढ़ाएंगे जब तो प्रकीर्णन क्या होगा, घटेगा। तो तरंग दैर्ध्य किसका अधिक था, रेड का, तो रेड का अगर तरंग दैर्ध्य अधिक है तो प्रकीर्णन क्या होगा, उसका कम होगा, इसलिए प्रकीर्णन रेड का कम हो जाएगा। क्लियर है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य वायलेट का है, तो वायलेट का अगर कम तरंग दैर्ध्य हो रहा है तो यह ज्यादा होगा, तो प्रकीर्णन इसका अधिक हो गया वायलेट का। क्लियर है? यहीं से आप एक चीज और पढ़े होंगे कि V इक्वल होता है n इंटू लेमडा। n इंटू लेमडा, V मतलब वेलोसिटी, n फॉर फ्रीक्वेंसी और लेमडा मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। यहां से अगर हम देखें, अगर लेमडा का मान बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ जाएगा। अगर इसको हम देखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं लेमडा। तो अगर लेमडा तरंग दैर्ध्य को रिप्रेजेंट करता है तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक रेड का है, तो वेलोसिटी भी किसका अधिक होगा, रेड का ही अधिक होगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि मान बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, मान घटाएंगे तो घटेगा। तो वेवलेंथ किसका अधिक हो रहा है, रेड का, इसलिए वेलोसिटी भी रेड की अधिक होगी। क्लियर है? और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है, वायलेट का है। जब तरंग दैर्ध्य कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है यहां तक? इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है V/N। क्या हो जाएगा, V/N। N मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, जो नीचे चला जाएगा डिवाइड में क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो अगर V को कांस्टेंट मान लिया जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, क्या बन जाएगा, N। अब देखिए यहाँ लैम्डा और आवृत्ति दोनों का रेशियो जो है व्युत्क्रमानुपाती का है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह मान बढ़ेगा तो यह वाला घट जाएगा, अगर यह घटेगा तो यह वाला बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर लैम्डा देखिए, लैम्डा तरंग दैर्ध्य रेड का अधिक है, इसलिए आवृत्ति जो है सबसे कम होगी किसकी, रेड की। क्लियर है? अगर लैम्डा जो है कि तरंग दैर्ध्य वायलेट का सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य वायलेट का सबसे कम होता है, तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती का निशान है, तो इसका मतलब है कि जिसका कम होगा वह उसका अधिक होगा। तो जो लैम्डा है वायलेट का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है,
इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी। क्लियर है। अगर आपसे यहाँ आवृत्ति की बात करता है वो, आवृत्ति सबसे कम किसकी होगी? रेड की होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेड तरंग दर सबसे अधिक है, आवृत्ति उसकी कम होगी। और दूसरा है आवृत्ति सबसे अधिक किसकी होगी? सबसे अधिक उसी की होगी जिसका तरंग दर सबसे कम होगा। तो तरंग दर किसका कम है? वायलेट का कम है, इसलिए सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वायलेट का, आपका बैंगनी रंग का। क्लियर है। तो इस तरह मानव नेत्र से यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन आपको पुटअप होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। और इस तरह का वीडियो आप अगर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।